हेलो एवरीवन। जो यूपीएससी का आपका एग्जाम रहता है ईपीएफओ का, जिसमें आपका अकाउंट ऑफिसर का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का और जो एपीएफसी का, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम रहता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो उसके लिए हम इस वीडियो में आज एक बुक रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। उसका 6th एडिशन है ये। तो इसके जो राइटर हैं हमारे एस.सी. श्रीवास्तव हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। ये 1043 पेज की बुक है। अगर आप इसको थोड़ा सा समराइज में भी समझ सको तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप किसी को इस बुक में को हम इसमें रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। ये विकास पब्लिकेशन हाउस की बुक है और आपको मिल जाएगी। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी देखोगे तो मिल जाएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अभी हमारे पास जो मेन बात आती है कि हमें इस बुक में क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले कंटेंट आते हैं हमारे। कंटेंट में आपने ये देख लिया, प्रीफेस वगैरह देख लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है लेबर लॉ का। लेबर लॉ का क्या मीनिंग है, फिर उसके बाद लेबर लॉ की अप्रोचेज क्या है, बेसिस क्या है लेबर लॉ के, सोशल जस्टिस एंड लेबर लॉ क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशंस ऑफ इन्फोर्समेंट इन ऑफ लेबर लॉज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लेबर लॉज। बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी इसमें। रिव्यू ऑफ लेबर लॉ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉ, रिव्यू ऑफ लेबर लॉ सेकंड नेशनल कमीशन। उस ऐसा मेरे हिसाब से जो आप मार्केट से ईपीएफओ की बुक लेके आते हो उनमें कुछ किसी में नहीं मिलेगा इसमें, जितना इसमें डिटेल में दे रखा है। सेकंड जो चैप्टर है उसमें दे रखा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ओवरव्यू। उसमें क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह है इंडस्ट्रियल का, फिर डायमेंशन प्रॉब्लम, फिर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड वर्क स्टॉपेज फिर उसमें किस तरह के बैरियर्स आते हैं, फिर उसमें आपके जो डिफ़िकल्टी क्या क्या रहती हैं जो हेल्दी ग्रोथ के लिए उसमें रिलेशन में, फिर स्कोप कंसेप्ट एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर रोल ऑफ स्टेट इन रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट में क्या मिला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या मिला है, अदर्स जो पार्ट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या बोलता है आपके राइट्स के बारे में, लेबर लॉज के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। जो अमेंडमेंट हुए हैं जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, इंडियन जुडिशरी का इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल। और फिर इसके बाद आपका आता है जो वीमेन होती है उनका वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी है। पार्ट 2 में आपका आता है ट्रेड यूनियंस एंड लॉ। ट्रेड यूनियन किस तरह की है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, चैप्टर 4 में आता है ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्चुअल हिस्ट्री एंड है। इसमें सारी चीज़ें दे रखी। ट्रेड यूनियन की नीड क्या है, उनके राइट क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस तरह से बने, करंट इश्यू क्या है, क्लोज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज शॉप क्या होता है, इसमें कई तरह की शॉप होती है, क्वेश्चन इसमें आता है ईपीएफओ में। फिर चैप्टर नंबर 5 में आता है जुडिशियल डिलिनेशन ऑफ स्टेचुटरी डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड डिस्प्यूट, इसकी डेफिनेशन, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ इसमें। और फिर चैप्टर नंबर 6 बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, उनका मोड क्या रहता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनकी पावर क्या रहती है, इंक्वायरी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें। चंदा किस तरह से लिएगा, जो मेंबर होंगे उनको सर्टिफिकेट किस तरह से देंगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पेनल्टी क्या लगेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। चैप्टर जो 7 है हमारा वो बताता है मेंबर ऑफिस होल्डर्स आउटसाइड। जो ट्रेड यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेंबर होते हैं, ऑफिस होल्डर होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, उनके ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, सीलिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें ना उसमें बता रखी है। फिर उसके बाद जो फंड किस तरह से ही रेज करेंगे वो ट्रेड यूनियंस, फाइनेंस और फंड किस तरह से करेंगे उसके बारे में, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होगा, जनरल फंड कहाँ से आएंगे, पॉलिटिकल फंड कहाँ से आएंगे इलेक्शन वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 9 हमारा बताता है प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है उसके प्रिविलेजेस क्या है, उनकी इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एक्शंस, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, इंस्टेंट ऑफ यूनियन। फिर चैप्टर नंबर 10 में आता है आपका रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की रिकग्निशन के लिए क्या क्या, किस तरह के लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। चैप्टर नंबर 11 हमारा बताता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मान लो एक एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो
अगर मैनेजमेंट के 1000 लोगों में या 1 लाख लोगों के मैनेजमेंट में जाता है तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम 10,000 लोगों को है, 50,000 लोगों को है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये इसमें बताया है। तो उसके पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल उसमें क्या आते हैं, राइट क्या है, कलेक्टिव बार्गेन का मीनिंग क्या है, एंड उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में क्या है। फिर चैप्टर नंबर 12 आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एंड विक्टिमाइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनफेयर ट्रेड जो प्रैक्टिस होती हैं उसके लिए एक्ट क्या बोलता है ये, फिर और जुडिशियल डेडलाइंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। विक्टिमाइजेशन क्या होता है, इसमें अमेंडमेंट कब कब हुए। पार्ट नंबर जो 3 है वो बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसके बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के का जो बेसिक स्कीम दे रखी है, किस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, कब इसमें अमेंडमेंट हुए, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। फिर इसका कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में इन्होंने बताया कि, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या है, और टाइम लिमिट क्या है, क्या किस तरह से गवर्नमेंट इसमें ऑफिसर अपॉइंट करती है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन भी आता है इसमें से। फिर चैप्टर नंबर 15 बताता है आपका अरेना ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें। फिर वर्कमैन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चैप्टर नंबर 17 बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को की सेटलमेंट किस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 18 आपका बताएगा पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसकी पावर क्या रहेगी, ये तो उसमें पावर में एक रूल्स डेलीगेशंस ये सारी पावर रहती है। ये इंपॉर्टेंट आता है चैप्टर नंबर 19, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोर्सियंस, स्ट्राइक क्या है, पिकटिंग क्या है, घेराव क्या है, बंद क्या है, लॉकआउट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट टू स्ट्राइक क्या है, राइट टू लॉकआउट क्या है, रेगुलेशन किस तरह से है, सैंक्शन किस तरह से लगेगी। फिर आता है ले ऑफ क्या है, रिट्रैचमेंट क्या है, ट्रांसफ़र क्लोजर, इनके क्लोज क्या है, लॉ इनके बारे में क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 20 ये बताता है। फिर 21 बोलता है का मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी प्रोसेस। तो कोई किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ या फिर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हमें बताएगा। ये इस चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोरोगेटिव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ, कोई उसके प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट है तो क्या उसके उसके रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्कोप इंक्वायरी किस तरह से की जाएगी, रेमेडी किस तरह से मिलेगी, ये सारी चीज़ इसमें बताता है। फिर सेक्शन 2 आता है, फिर उसमें सर्विस। अब ये आपका आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होगी यहाँ से। चैप्टर नंबर 23 बोलता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद स्कोप एंड कवरेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया। चैप्टर नंबर 25 कंसेप्ट ऑफ नेचर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। फिर सर्टिफिकेटस जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ टेम्परेरी एप्लीकेशन स्टैंडिंग, और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एंड फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन IESAO, ये इससे रिलेटेड। फिर वर्कमैन पार्टिसिपेशन, ये जो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया, उसके बाद में शुरू हुआ 1990 में कम हुआ, तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। स्टेप टेकन ड्यूरिंग 1996, और फिर मैनेजमेंट बिल जो पार्टिसिपेंट वर्कर बिल आया, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये वाली बुक कुल मिला के एक अच्छी बुक है। अगर किसी को रीड करनी है, किसी के पास टाइम है, तो इस बुक को रीड कर सकता है। अगर आप EPFO में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर ला के रख लें। अगर आप EPFO में अकाउंट ऑफिसर या जो असिस्टेंट होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, तो भी आप इस बुक को ला के रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें से क्या आप हर चैप्टर में से ना मेन बात के नोट्स बना के आप उनको बाद में रेफ़र के लिए रख सकते हैं। अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ये वाली बुक आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हो, तो मैं आपको वो बुक भी रिव्यू करके बता दूँगा। और अब हमारा कुछ इस तरह से इनके चैप्टर शुरू होते हैं। इनका ये रहता है अच्छा, जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इसमें अच्छी लैंग्वेज दे रखी है। अप्रोचेज़ के बारे में बता रखा है, जैसे बेसिस ऑफ लॉ क्या है, ये सारी चीज़ ना, सोशल लेबर लॉज, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और साथ साथ इसमें केसेस भी साइड बाय साइड बता रखे हैं। तो केसेस हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हमें खाली बस जो मेन चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। तो आप इसमें से जो मेन चीज़ें होती है, अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हो। और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, जो फिर घेराव वगैरह, इनकी डेफिनेशन क्या है, वीक के, ये सारी चीज़ इसमें आप देख सकते हो। ये जो केसेस वगैरह हैं वो इतने इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।